नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है आत्मनिर्भर। मतलब अपने पैरों पर खड़े होना, मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट रहना। आज जो बजट पेश हुआ, इस बजट में आम आदमी के लिए तो कुछ खास नहीं दिखा। हालांकि आम जनता पर बजट में कोई नया बोझ भी नहीं दिया गया है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर जो ब्रेक लगी थी, ये बजट उसे रफ्तार देगा, भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। सरकार का दावा है कि ये बजट देश को नई दिशा देने वाला है, देश के कोने कोने तक विकास पहुंचेगा इस बजट के जरिए। लेकिन हर बार की तरह विपक्ष को यह बजट रास नहीं आया। आज इसी मुद्दे पर बात होगी, क्या यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और इस बजट में आप लोगों को क्या मिला। पहले रिपोर्ट, फिर होगी रणभूमि। मोदी सरकार का बजट पेश। बजट से देश को आत्मनिर्भर बनाने का दावा। बजट में आम जनता पर नहीं बढ़ा बोझ। सीएम मनोहर लाल को भी रास आया बजट। विपक्ष को नहीं पसंद आया बजट। कोरोना काल में सरकार ने नपातुला बजट पेश किया। हालांकि राहत की बात की रही कि इस बजट में आम जनता पर कोई बोझ नहीं डाला गया। टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। उसमें केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसको शुरू किया जाएगा। इसमें 64,180 करोड़ रुपए का इसकी लागत से हम इस परिव्यय का आरंभ करेंगे। इसमें परिव्यय होगा। पीएम से लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल तक ने इस बजट की तारीफ की। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। इस वर्ष का ये जो बजट है, बहुत संतुलित और बहुत लोकहित का ये बजट ये पेश किया गया है आज। हालांकि विपक्ष को इस बजट में कुछ खास नहीं लगा। खैर, सरकार का दावा है कि इस बजट से देश आत्मनिर्भर बनेगा। अब सवाल यह है कि कोरोना काल में आम लोगों को तो कोई राहत नहीं मिली, तो क्या सिर्फ ये बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने में कामयाब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि हर क्षेत्र में अपने इस बजट को लेकर अपने अपने तरीके से इस पर आकलन कर रहे हैं। हम भी आकलन करेंगे और हम भी देखेंगे कि इस बजट से आप लोगों को क्या मिला। सियासी नजरिए से लोग कैसे देख रहे हैं, गृहिणी इसको किस नजरिए से देख रहे हैं, या महिलाओं की बात करें, क्या उनके लिए एक रसोई के बजट बहुत मायने रखता है, उनको क्या राहत मिली है। क्योंकि आम आदमी के लिए अभी कुछ खास नहीं है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक पहल की गई है और कोरोना काल में इतना अच्छा बजट पेश किया गया, यह सरकार का दावा है। चलिए सियासी मसले पर भी बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमानों का परिचय करा दूं। आपको बता दें, अनुराग बख्शी प्रवक्ता है बीजेपी के, संजीव भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी मनीष गुप्ता है, वाइस चेयरमैन है सीआईआई चंडीगढ़ से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। निशा चोपड़ा है, गृहिणी भी हैं और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी काम करती हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल, क्योंकि राजनीतिक नजरिए से तो लोग अपने अपने तरीके से बीजेपी फायदे का बताएगी, कांग्रेस इससे मायूस जरूर नजर आएगी, लेकिन बाकी लोग क्या सोचते हैं? सबसे पहला सवाल मनीष गुप्ता जी आपसे। मनीष जी, कैसे देख रहे हैं इस बजट को, कैसे आप आकलन करेंगे? देखिए, अगर मैं इस बजट को ओवरऑल देखूं तो ये आत्मनिर्भर बजट ही है, जिसके अंदर आम जनता के लिए अगर देखा जाए तो कोई भी नई चीज तो नहीं आई, ना ही पर्सनल इनकम टैक्स इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म छोड़ के लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करेंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं और कुछ पॉलिसीज लाई हैं, जिसमें मध्य वर्ग के लिए कस्टम ड्यूटी इनपुट पे बहुत डिक्रीज किया है 7.5%। अगर मेरी इनपुट टैक्स कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली मेरी आउटपुट बढ़ने के चांसेस हैं, बेरोजगार बढ़ेगा मेरे उससे। और अगर मैं बात करता हूँ फिनिश गुड की, तो फिनिश गुड पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। स्पेशली चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, जहां पे स्क्रू उद्योग सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है, उस पे स्क्रू पे कस्टम ड्यूटी बहुत बढ़ा दी गई है। तो बाहर से स्क्रू नहीं आएंगे और यहाँ के लोकल पैदावार जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही हम देखें कि आत्मनिर्भर जो बजट हमारा आया है, इसमें हेल्थ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है।
एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा दी गई है। रूरल एरिया में भी हेल्थ के लिए काफ़ी एलोकेशन की गई है, और जितने हमारे ईस्टर्न सेक्टर हैं या फार फ्लंग एरियाज हैं, वहाँ पे रोड्स, हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ावा दिया गया है। अगर मेन हाईवे बन जाते हैं, लुधियाना से सामान जो मुंबई पहुंचना चाहिए, जो हफ्ते में पहुंचता है, वो 2 दिन में पहुंच जाए, तो किसानों को भी अल्टीमेटली फायदा ही मिलेगा। लेकिन तो मनीष जी, अगर हम ओवरऑल के लिए अगर इस बजट को आप देख रहे हैं, आता। आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम उठाया गया है सरकार से, लेकिन अगर मेरा दर्शक एक मध्यम वर्ग से आता है, या मेरा दर्शक एक महिला है, मेरा दर्शक एक गांव से जुड़ा हुआ है, जो चाहता है कि इस बजट से उसे सीधा फायदा हो, आपको लगता है कुछ सीधा फायदा हुआ वो? क्योंकि ना तो कोई टैक्स स्लैब में चेंजेस हुआ, क्योंकि कोरोना काल है, बेरोजगारी भी बढ़ी, लोगों की नौकरियां भी चली गई, वो चीजें यहां नजर नहीं आई, ये तो आप मानेंगे ना? बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि डायरेक्ट कोई फायदा नहीं मिलेगा किसी को भी, लेकिन पहले आम जनता ये सोच के चल रही थी कि शायद उस पर कोविड टैक्स या सेस लगाया जाएगा, जो शायद नहीं है। तो सीधे जो मार पड़नी चाहिए थी वो रोक दी गई है, इसको देखते हुए। जहां तक बेरोजगारी का बात है कि वो बढ़ चुकी है, उसको देखते हुए अगर लघु उद्योग बढ़ जाता है तो अपने आप ही बेरोजगारी कम होनी चाहिए। बट ये सब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, शॉर्ट टर्म अभी किसी को भी बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है। यानी आप कहेंगे मनीष जी कि कोरोना काल में जिस तरह संकट की घड़ी रही, देश ही नहीं बल्कि दुनिया में, तो ठीक है, मतलब बजट आम लोगों के लिए फायदेमंद तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक है आपका? बिल्कुल, कोरोना काल के अंदर अगर हम कुछ ज्यादा चीजें नहीं मिली हमें, तो हमें नुकसान भी नहीं हुआ। पुराने आईटी स्लैब्स को आगे इंक्रीज करके यहीं तक दिया गया है, उसी को आगे प्रस्तुत किया गया है, तो शायद ज्यादा मार नहीं पड़ेगी। और आने वाले समय में शायद अपने आप इस पॉलिसीज को अगर ठीक इंप्लीमेंट किया जाए तो शायद ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाए। बट ऑब्वियसली कोविड-19 चल रहा है, उसकी मार सरकार पे पड़ी है। अगर हम पे वो मार नहीं आई तो हम सोचेंगे बजट बहुत अच्छा है आम जनता के लिए भी। चलिए, मैं और मेहमानों का रुख कर लेता हूं। निशा चोपड़ा गृहिणी है, मैडम आप कैसे देख रही हैं इस बजट को? अगर हम देखें महिलाओं के नजरिए से, क्योंकि कुछ खास नहीं है, क्योंकि महिलाओं की जिम्मेदारी सबसे पहले किचन होती है, फिर उसके बाद वो अपना बिजनेस देखती हैं, बाकी काम देखती हैं, लेकिन निशा चोपड़ा कैसे देखती है इस बजट को? सर, ये बजट जो भी है ये महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज पल्सेस रेट बढ़े हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब चीजें महंगी हो गई हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली की जो महिला है या फिर गरीब तबके की जो महिला है, सबके लिए ये बजट किसी भी तरह से कोई बेनिफिशियल है ही नहीं। बाकी टैक्स रेट भी नहीं मिल रहा है, वही पुराना ही स्लैब चला आ रहा है। हाँ, उज्ज्वला एक्सटेंड करी है इन्होंने, जो ज्यादा उसको बढ़ाया है, प्लस जो मिनिमम जो इन्होंने वेजेस करे हैं लेबर के, वो एप्रिशिएटेड हैं। बाकी मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो मुझे नहीं लगता कि ये बजट सही बजट है। नहीं, अब जैसे निशा जी जैसे सरकार कह रही है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम उठा रहे हैं, उन्होंने हेल्थ सेक्टर्स, क्योंकि जिस तरह कोरोना काल से अभी देश भी जूझा, आपने भी कोरोना को लेकर बहुत सारा काम किया गया है, वाकई में इन चीज़ों की तो ज़रूरत है ना हमारा, क्योंकि हेल्थ सिस्टम बहुत गड़बड़ाया है। अगर आप एक गृहिणी के नज़रिए से ना देखें, एक आम नागरिक के तरह देखें कि वाकई में हेल्थ सेक्टर्स में हमें वाकई में बहुत खर्च करने की ज़रूरत है, ये आप मानेंगे? हाँ, उस तरीके से अगर देखा जाए, अगर लघु उद्योग स्टार्ट होते हैं और जो कि ये बोल रहे हैं कि उनके लिए कई परियोजनाएं शुरू करेंगे, तो रोजगार के संभावनाएं हैं आगे। बट मैं तो इसको अभी भी एज सच मिडिल क्लास, एज अ मिडिल क्लास वुमेन, मैं इस बजट में मुझे कोई फायदा नहीं है। तो आई थिंक कि जो गरीब तबके की महिला है या मिडिल क्लास महिला है, उसके लिए ये बेनिफिशियल। ठीक है, मैं एक रिएक्शन बीजेपी का, क्योंकि अनुराग बख्शी जी कैसे देख रहे हैं आप इसे? आप तो तारीफ करेंगे, लेकिन मुझे क्या फायदा? अगर निशा चोपड़ा बैठी उनको क्या फायदा? अगर हमारे सीआईए के शख्सियत बैठी है उनको क्या फायदा? सर सीधा हमको क्या फायदा? ठीक है, आप आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, चुनौती काल में चुनौती भरे निर्णय लेने की क्षमता आपके नेतृत्व को दर्शाती है। कोरोना की चुनौती वैश्विक है, केवल भारत तक सीमित नहीं है, लेकिन उस चुनौती का सामना करते हुए हम आगे कैसे बढ़े, हमारा विकास कैसे हो,
और जो तेज गति से भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ महीनों में वापस अपनी पटरी पर लौटी है, उसको और कैसे गति दी जाए, उस दिशा में ये बजट अपना पूरा काम करेगा। देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का काम करेगा, और कोरोना को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्राइम फोकस इसका हेल्थ केयर पर रखा गया है, इसीलिए हेल्थ सेक्टर को 2,23,000 करोड़ रुपए भी रखे गए हैं। 35,000 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन के लिए रखे गए हैं, ताकि पहले हमारी जान सुरक्षित रहे, पहले हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके बाद संपत्ति सृजन भी होगा। और मेरा तो ये मानना है कि संपत्ति आवंटन अगर आप करना चाहते हैं तो पहले आपको संपत्ति सृजन करना होगा। आपके हाथ में आमदनी आएगी तभी आप उसको बांटेंगे, तभी दूसरों की जेब में जाएगी। तो ये नहीं, अनुराग बख्शी जी एक बड़ी बात है ना सर, आप आत्मनिर्भर भारत की बात कह रहे हैं तो ये तो भविष्य की बात हुई, लेकिन वर्तमान की क्या बात हुई ना सर, उस पर आप बात करिए ना। वर्तमान में आपने भी देखा कोरोना काल में बहुत सारी नौकरियां चली गई, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन डायरेक्ट फायदा क्या दिया इस बजट में? इसी बजट से तो उम्मीद थी, फिर अगले साल आप इंतजार करिए। नहीं, देखिए निश्चित रूप से कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा, सभी अर्थव्यवस्थाओं को लगा, भारत उसे अछूता नहीं था। लेकिन पिछले 3-4 महीने से अगर आप कर संग्रह को देखें, अगर आप जीएसटी कलेक्शंस को देखें, तो वो अपने आप में एक प्रमाण है कि आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो तेज गति से पटरी पर लौट रही है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी के जो आपकी जीएसटी कलेक्शंस हैं वो हर महीने 1 लाख करोड़ से ऊपर हैं और आगे जा रही हैं। तो वो अपने आप में एक प्रमाण है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो उसका रिवाइवल हो रहा है। और जो अगर कुछ लोगों की नौकरियां मान लीजिए कोरोना काल में चली भी गई तो उनको वापस दूसरे अवसर मिलेंगे। और ये बजट जो है, मान लीजिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा, 11,000 किलोमीटर के हाईवे बनेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। ठीक है, मैं अनुराग जी एक और सवाल पूछूंगा, फिर मैं इस मसले पर थोड़ा सा समझूंगा मनीष जी से। अनुराग जी, आपने सीधी बात कह दी, मैं हूं नौकरी पेशा वाला, मुझे लगा कि नुकसान हुआ कोरोना काल में मेरा, लेकिन मैं कैसे भरपाई करूं सर? टैक्स स्लैब में भी आपने कोई छूट नहीं दी, ठीक है, आपने टैक्स स्लैब फिक्स रखा, कोई बदलाव नहीं किया। मेरी नजर सबसे ज्यादा यही होती है कि टैक्स स्लैब में कोई छूट होगी नहीं तो फायदा क्या? मैं यही तो बार बार जानना चाह रहा हूं ना आपसे, सीधा फायदा क्या? देखिए, कोई नए करों का बोझ नहीं डाला किसी आम आदमी पर। बुजुर्गों को, पेंशनधारियों को इस बजट में विशेष रियायतें दी गई हैं। कर कलेक्शन और कर एनफोर्समेंट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है, और युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं, जिससे उनको रोजगार के भी मौके मिलेंगे और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और क्योंकि ये सरकार ईज ऑफ डूइंग की बात नहीं करती है, ईज ऑफ लिविंग की भी बात करती है। लोगों का रहना सहना कैसे सुगम हो, इसकी भी व्यवस्था और चिंता सरकार करती है, और वो चिंता इस बजट में आपको दिखाई देती है। ठीक है मनीष जी, एक नई बात लाई सरकार ने, कहा कि जो 75 साल से ऊपर के लोग हैं अब उन्हें रिटर्न नहीं भरना होगा। सर, इससे कुछ फायदा, एक राहत कहेंगे? देखिए, मैं समझ सकता हूं कि जो कहिए मनीष जी। देखिए, मैं समझ सकता हूं जो पेंशनर्स हैं, जिनके लिए इनकम टैक्स के अंदर सोर्स सिर्फ पेंशन है और कोई सोर्स नहीं है, उनके लिए सरकार ने प्रावधान किया कि 75 साल से ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इनफैक्ट उनकी पेंशन बैंक में आती है तो बैंक ही प्रावधान रखेगा अपने पास और वो इनकम टैक्स वहीं से काट लेगा। तो बहुत सारा एक परसेंटेज होगा शेयर होल्डर पेंशनर्स का जो इस मेंटल टेंशन से दूर हो जाएगा आईटीआर भरने के लिए। ठीक है मनीष जी, अगर हम एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें इसमें, क्योंकि जो विपक्ष है वो सवाल ये उठा रही है कि किसानों के लिए तो इस बजट में कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी जिस तरह किसान आंदोलन चला भी हुआ है तो किसानों के लिए सरकार ने इसमें कुछ नहीं सोचा। बात बिल्कुल ठीक है। जो बजट अभी तक हमने फाइन प्रिंट तो नहीं पढ़े हैं, बट जो प्रस्तुत किया गया था उसके अंदर किसान के लिए एज सच कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बट जो फैक्ट्स दिए गए थे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें यही बताया गया है कि पिछले साल और इस साल में कंपेयर करें तो किसानों को एमएसपी के अनुसार बहुत ज्यादा एलोकेशन दी गई है और किसानों में भी बढ़ोतरी हुई है। बट अल्टीमेटली फैक्ट्स में हमें जाना पड़ेगा कि मेरी आमदनी, किसान की आमदनी पिछले साल के मुकाबले डबल भी हो गई है, बट क्या मेरा खर्चा 3 गुना अगर हो गया है तो अल्टीमेटली मुझे कुछ नहीं मिला।
तो हमें वो फैक्ट्स एक बार देखने पड़ेंगे कि आमदनी बढ़ने के अनुसार क्या मेरी आमदनी भी बढ़ी है या मेरी खर्चे बढ़े हैं, उसके अनुसार हम देखेंगे किसानों को कोई बेनिफिट अल्टीमेटली हुआ है या नहीं हुआ है। जी मनीष जी, एक और सवाल है, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग धंधे, क्योंकि एक मध्यम वर्ग के लोग सोचते हैं कि उनके छोटे छोटे उद्योग धंधे हो, अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लें, इस बजट से उसको कोई बढ़ावा मिलेगा? एक बड़ी अच्छी चीज बोली गई है स्टार्टअप के लिए कि अगर सिंगल पर्सन एंटिटी उसको भी अलाउ किया गया है स्टार्टअप के अंदर, तो अगर बेरोजगारी में कई लोगों के पास बड़े अच्छे आइडियाज हैं और वो अकेले ही अपनी कोई कंपनी या स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस बजट के अंदर सिंगल पर्सन एंटिटी को स्टार्टअप में लिया गया है और वो सिंगल पर्सन अपने घर से, अपने व्यवसाय से एक स्टार्टअप शुरू कर सकता है और उसको टैक्स हॉलिडे भी 2022 तक दिया गया है। मनीष जी आप बने रहिए, आप सभी मेहमान बने रहिएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री आपको बता दें नरेंद्र सिंह तोमर कुछ कह रहे हैं किसानों के मसले पर। हम सीधे ले चलते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अपने को सशक्त बना सकेंगी, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़े हो सकेंगे और उसके माध्यम से किसानों को सुविधा मिल सकेगी। इस दृष्टि से 1 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें एपीएमसी को शामिल किया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से आरंभ हुई थी। उसमें 6 राज्यों के कुछ गांवों को हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया था। स्वामित्व, इस स्कीम के माध्यम से 1 लाख से अधिक ग्रामीण लोगों को उनकी मकान का मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। अब यह स्कीम पूरे देश में लागू की जाएगी। संपूर्ण राज्य को इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा। यह मैं समझता हूं कि देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो राष्ट्रीय आजीविका मिशन हो, चाहे अधोसंरचना की दृष्टि से ग्रामीण सड़क का विषय हो, मनरेगा हो, इन सब में बेहतर बढ़ोतरी की गई है, जिसका लाभ ग्रामीण भारत और किसान को मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में किसानों की आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है और इस दिशा में जो प्रावधान बजट में किए जाने चाहिए उनको प्राथमिकता दी गई है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आपको बता दें कि वो कह रहे हैं कि किसानों को काफी फायदा हुआ और उस पर वो कुछ कह रहे थे। चलिए हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए, संजीव भारद्वाज जी भी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। बजट की कुछ बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि होम लोन पर छूट 2022 तक रहेगी, सस्ते घर के ऋण तक जा रहेंगे। कुछ अहम बिंदु, पेट्रोल डीजल पर लगाया गया कृषि सेस, टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं हुआ क्योंकि टैक्स स्लैब पर सबकी नजर होती है। मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जरूर महंगे हो गए। कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटा दिया गया है, ये थोड़ा सस्ता होगा। सोना चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। ये अहम बात है। 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को छूट रहेगी। आपको बता दें एनआरआई को डबल टैक्स सिस्टम, डिजिटल जनगणना, स्पेस मिशन का ऐलान किया गया है। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया गया है। 100 नए सैनिक स्कूल बनाने का ऐलान किया गया है। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों को भी राहत दी गई है। 35,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत के तहत जो सबसे बड़ा बजट हेल्थ पर, कोरोना वैक्सीन के लिए आपको बता दें 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से।
चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान है, आपको बता दें संजीव भारद्वाज जी भी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए। मैं पहले संजीव जी की तरफ रुकूं, निशा जी से एक सवाल ले लेता हूं। निशा जी, बड़ा सवाल, आपने कहा कि कुछ खास नहीं लगा आपको बजट में, एक महिला के नजरिए से आपने देखा कि किचन के हिसाब से देखा, तो महिलाओं को आपको क्या लगता है क्या चाहिए था फिर इस बजट में, क्या होना चाहिए? महिलाओं को सबसे पहले तो मुझे जो एज माय पर्सनल ओपिनियन कि वित्त मंत्री खुद एक महिला है और उन्होंने महिलाओं का कोई ध्यान ही नहीं रखा। कोविड के दौरान ही सारी वेजिटेबल्स फ्रूट्स महंगे हो रहे थे। आफ्टर नाउ वैक्सीन हैज कम, तो अभी हम ये चाहते थे कि थोड़ा शायद बजट जो है थोड़ा इसमें कम वो करेगा, थोड़े रेट्स डाउन होंगे, बट कहीं भी कोई मिडिल क्लास फैमिली की वुमेन जो है वो उसको कोई बेनिफिट नहीं है इस बजट का। हाँ, जो आपने अभी गिनाए कि लघु उद्योग वालों के लिए बेनिफिशियल होगा, वो तो सर अभी, एंड हेल्थ के रिलेटेड भी आपने अभी बोली बात, तो अभी कोविड के लिए जो ये बोल रहे हैं इतना इन्होंने बजट रखा है। आई जस्ट वांट टू आस्क कि जो बुजुर्गों को जो फ्री वैक्सीन अभी ये बताया नहीं गया है कि फ्री वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी, बट वो कब तक मुहैया होगी और वो फ्री होगी भी या नहीं होगी, उसकी भी अभी। यानी निशा चोपड़ा मायूस हैं इस बजट से क्योंकि महिलाओं के लिए कुछ ऐसा खास नहीं रहा, सिर्फ आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में यह कदम उठाया गया। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से संजीव भारद्वाज जी जुड़ गए। संजीव जी, कैसा लगा बजट? हालांकि आपको तो अच्छा लगा ही नहीं होगा। नहीं, बगैर मेरे कुछ बोले आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई सर तारीफ तो नहीं करेंगे आप? सर पार्टी आपको माफ नहीं करेगी संजीव भारद्वाज जी, तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देगी। आप कर लीजिए तारीफ, कहिए फिर बहुत अच्छा बजट करिए ना सर, तारीफ मैं तो चाहता हूं सर, मैं तो चाहता हूं संजीव भारद्वाज तारीफ करे। मैं भी समझता हूं तारीफ करने वाली कोई चीज इसके अंदर दिखाई नहीं दे रही। आप ये बताएं कि किस वर्ग के लिए कौन सी विशेष चीज इस बजट में, मैं आपसे देर से जुड़ा हूं, सॉरी, किस इस बजट के अंदर किस वर्ग के लिए कौन सी विशेष चीज गवर्नमेंट ने दी है? सेकेंडली, जब से ये गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो प्रदेश सरकार की हो, बजट के कोई मायने इन्होंने छोड़े ही नहीं। आप बताएं, डीजल हो कोई और चीज हो, पूरे साल तो उसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं, तो बजट पे ये रुकते कहाँ हैं? आप ये कोई चीज ऐसी बताएं जो सैलरीड पर्सन है उनको कुछ दिया हो, जो पेंशनर है उनको कुछ दिया हो, जो किसान है, किसान सड़कों पे बैठ के अपनी शहादतें दे रहा है, किस वर्ग के लिए कुछ देने के लिए इन्होंने कुछ रखा है? तो अच्छा कैसे हो सकता है? सर ये कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, यानी भारत को अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे, यानी जो मेक इन इंडिया की बात आती है सर वो यहाँ सब होगा, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इनका दावा है कि कोने कोने तक विकास पहुंचेगा। इनका दावा है कि इन्होंने आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला इस बजट में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर कोरोना की वजह से देश ही नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। ऐसा है, आपने देखा है जब हमारे माननीय सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो आप भी जानते हैं और पूरा विश्व जानता है कि सारे विश्व के अंदर मंदी का दौर चला था, लेकिन फिर भी एक अकेला हमारा भारतवर्ष ऐसा था जिसमें मंदी का कोई असर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने नहीं आने दिया था। आज ये बात कहना कि पूरे संसार के हर कंट्री के अंदर अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, ये तो एक मात्र एस्केप रूट है। किस तरह से आम आदमी पिस रहा है आप बताएं। 73 इयर्स के अंदर पहली बार डीजल के हों, पेट्रोल के हों, सब्जी के हों, दालों के हों, किसी भी चीज के ले लो आप, पहली बार ऊंचाइयां छुई हैं हर चीज के रेट ने। आम आदमी को आप और हम टीवी पे बैठ के कुछ भी कह दें, अगर हम लोगों के बीच में जाकर देखें तो तराही तराही इनके। तो बताइए ना संजीव भारद्वाज जी, क्या चाहिए था इस बजट में आपको? कागजों में। चलिए मान लीजिए आप ही वित्त मंत्री होते तो क्या देते फिर इस जनता को? जी मान लीजिए आप ही वित्त मंत्री होते
तो क्या देते हैं जनता को? ऐसा या आपको क्या चाहिए ये बता दीजिए। ऐसा है, फिर अनुराग जी जवाब देंगे इस पर। प्रार्थना करूंगा, पहले मुझे वित्त मंत्री बनवा दें। चलिए सर, खुश हो गए आप। मुझे वित्त मंत्री बनवा दें, सपने ना दिलाएं, फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि भाई मैं लोगों के लिए क्या भले के काम करूंगा। सर बनवा तो नहीं देंगे, लेकिन शुभकामनाएं हम आपको दे देते हैं। उसका फायदा क्या है? नहीं, संजीव भारद्वाज जी बनवा तो नहीं पाएंगे, लेकिन शुभकामनाएं आपको दे देते हैं। कांग्रेस में क्या, हर एक पार्टी में बहुत हैं। नहीं, अनुराग जी सुना आपने, संजीव भारद्वाज जी को कुछ अच्छा नहीं लगा इसमें। कांग्रेस से उम्मीद भी नहीं की जाती कि उन्हें कुछ अच्छा लगेगा भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ कोई भी काम। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, संजीव जी ने जैसा कहा कि भाई बीच बीच में भी परिवर्तन आते रहते हैं, नीतियां में बदलाव होता रहता है, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जो भी सरकार जनता की चिंता करती है वो केवल बजट तक का इंतजार नहीं करती कि बजट आएगा तो जनता की चिंता करेंगे, वो निरंतर जनता की चिंता करती है। और इसी चिंता के चलते कोरोना काल में भी मोदी सरकार ने लगभग 5 मिनी बजट जैसे जिनको आप कह सकते हैं, उनके माध्यम से 30 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज का ऐलान किया। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी है, जिससे करीब 40 करोड़ के करीब गरीबों और महिलाओं को लाभ मिला और उनको कोरोना काल में उनकी रोजी रोटी चलती रहे, इसकी व्यवस्था चिंता की गई। और उसी दिशा में ये जो आज बजट की घोषणा हुई है वो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की है कि लोगों के रहन सहन को किस तरह से सुगम किया जाए, आसान किया जाए, उनकी चिंताओं को कम किया जाए। संजीव जी जवाब दे रहे। ये जो कह रहे हैं कि मेरे साथी प्रवक्ता ने जो कहा कि भाई बीच बीच में सही कह रहा हूं मैं, और ऐसे ये जनता की चिंता कर रहे हैं, जनाब खूब जनता की चिंता कर रहे हैं। हर चीज, कोई चीज मुझे पिछले 1-1.5 साल में ये बताई जाए कि कोई जनता की चिंता करके, कोई किसानों की, जो हमारे देश का 57% कृषि पर आधारित लोग हैं, कृषि आय से संबंधित लोग हैं, उनकी चिंता करी हो, टैक्सेस में कोई कम किसी को रिबेट दी हो। पता नहीं ये किस बेस पे ये कहते हैं। मैं कोई शब्दावली को अपनी को ऊंचा नीचा नहीं करूंगा, जनता खुद जानती है ये कितना बीच बीच में कोई चीज, कोई आइटम इस टीवी आपके माध्यम से ये बता दें कि भाई इन्होंने कौन सी चीज को 1 साल के बीच में पिछले साल सस्ता करा है। हर चीज मैं इस पर रिएक्शन लूंगा, अनुराग जी का रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक रिएक्शन मनीष गुप्ता जी का। मनीष गुप्ता जी, ये देखिए, ये तो सियासी आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष अपने बजट की तारीफ करेगा। हालांकि अगर हम आम लोगों के नजर से देखें तो ये खास नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि उद्योग धंधों को बढ़ावा देने वाला ये बजट है? क्योंकि देखिए जब कोरोना काल आया तो करीब 20,000 करोड़ के आसपास एक पैकेज का ऐलान किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हर वर्ग को उभारने के लिए हम इस पर काम कर रहे हैं। तो उसका फायदा और इस बजट का फायदा उद्योग धंधों के लिए, खासकर लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर पाएगा ये? देखिए, जब बजट आता है तो 2 तरीके से इंडस्ट्री उसको देखती है। एक तो होता है कि लोगों के हित का बजट, जिसके अंदर हम इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा दें, इनकम टैक्स एग्जम्पशन दे दें। वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट इतने अच्छे लगते हैं कि देश भी उससे अगर कर ले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो पोस्ट कोविड हमारा पहला बजट ये आया है, हमारे हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से, जब इंडस्ट्री भी खड़ी नहीं हो पा रही तो सरकार में भी इतनी क्षमता नहीं होगी कि डायरेक्टली वो सारे पैकेजेस अनाउंस कर दे। उसमें सरकार मेरे हिसाब से जो अभी पॉपुलिस्ट बजट तो नहीं ला पाई है, बट लॉन्ग टर्म में देश के भले के लिए बजट लेके आई है, जिसके अंदर उन्होंने ये किया है कि कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दो और सारा कुछ इंडिया में बनना चाहिए। इससे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट यही मिलेगा कि जो बेरोजगारी है थोड़ी कम हो पाएगी, प्लस लोग यहाँ पे आत्मनिर्भर होने के लिए स्टार्टअप की तरफ बढ़ेंगे, खुद आत्मनिर्भर या अपनी इंडस्ट्री लगाने की सोचेंगे। तो लॉन्ग टर्म में ही बात कर पाएंगे, शॉर्ट टर्म में तो कोई बेनिफिट अभी हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है संजीव भारद्वाज जी, इस पे दिक्कत है क्या? अगर जो चीज हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, हमें दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती है, अगर वो हमारे देश में बनती है और अगर देश आत्मनिर्भर होता है तो ठीक है ना, इसकी तो तारीफ करिए ना कि हाँ आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। नहीं, आप देखिए, मैं आपके माध्यम से आपको ही एक बात कहूं और अपने आपके दर्शकों को एक बात कहूं, ये बात सही है। अगर देश आत्मनिर्भरता की तरफ चलता है
तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए जूझने लगा है पिछले 2-3 साल के अंदर, जो इनकी पॉलिसी, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, उनके क्या इफेक्ट्स पड़े हैं, अब ये कृषि कानून है, किस तरह से लोग रोजगार के लिए जूझ रहे हैं, सड़कों पे किस तरह से लोग रोजगार के लिए परेशान हो रहे हैं। अब ये हर बात को पहले कह देते हैं, पहले कहा 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, कहाँ वो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दिए। उसके बाद कहा कि 2022 तक सबको अपने मकान देंगे, कहाँ मकान दिए। उसके बाद कहा कि भाई ये डबल आमदनी कर देंगे। आप देखें किसानों की डबल आमदनी तो दूर की बात है, 4-4 गुना उस कृषि के कार्य को महंगा कर दिया इन्होंने, चाहे वो टैक्सेज हो। आज देखें 3.46 जो हमारी एक्साइज ड्यूटी डीजल पे होती थी, आज वो 31% के लगभग ये एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं। क्या वो चीज इनके हाथ में नहीं है एक्साइज ड्यूटी को कम करना? आप ये कहने की बातें हैं, जब इनको बाद में कहा चले सर, आपको जी रास आएगा भी नहीं। मैं एक रिएक्शन तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सुना देता हूं, फिर अनुराग बख्शी से इस पर रिएक्शन लूंगा। क्या कहा है हुड्डा साहब ने, वो सुना देता हूं मैं आपको इस बजट को लेकर। बिल्कुल नीरस, निराशाजनक, और जो उम्मीद थी कि गरीब आदमी को और मिडिल क्लास को कुछ मदद देगा, परचेजिंग पावर बढ़ाएगा ताकि सर्कुलेशन बढ़े, लोगों की खरीदने की क्षमता हो, ऐसा कोई नजर नहीं आया। अनुराग बख्शी जी, सुना आपने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं नीरस है बजट, बिल्कुल गरीब आदमी के लिए तो ये बजट था ही नहीं। ये विंडो चेंज करिए भाई। कि कांग्रेस के शासनकाल में किसानों को मुआवजे के तौर पर 2 रुपए और 5 रुपए के चेक दिए जाते थे, और 2013 में भी अगर गेहूं पर एमएसपी का भुगतान हुआ था यूपीए की सरकार में तो 33,000 करोड़ रुपए का था, जो आज 2021 में केवल गेहूं पर एमएसपी का भुगतान सरकार जो है वो करेगी 75,000 करोड़ रुपए का। अभी भाई साहब संजीव भारद्वाज जी बात कर रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन कर दिया, ये कर दिया, या जीएसटी ले आए। डिमोनेटाइजेशन का परिणाम क्या हुआ? यूपीए के कार्यकाल तक 2013-14 तक इस देश में केवल 3.5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती थी, आज 8 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रही हैं। जीएसटी कलेक्शन जो है वो डबल हो गई हैं पहले से ज्यादा। ये सब नए जो निर्णय लिए सरकार ने, ये उनका परिणाम है जो आज आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कांग्रेस तो कहेगी कि बजट निराशाजनक है, क्योंकि उनको तो जनता भी नकार चुकी है, जनादेश जनता का विश्वास भी खो चुके हैं, इसीलिए कि उन्होंने जब उनकी सरकार उन्होंने जनता की चिंता की, ना जनता के हितों नहीं, अनुराग जी एक सवाल तो उठेगा ना सर। देखिए जब बजट आता है, मान लीजिए आपकी बात ठीक है, कोरोना काल है, देश ही नहीं दुनिया की बात आती है कि भाई वहां भी हालात खराब रहे, लेकिन आम लोग तो ये सोचेगा ना इस बजट से हमें कोई फायदा हो। नौकरी पेशा करने वाले लोगों को आपने बताइए क्या राहत दी, कौन सी आपने नौकरियों की बात कर दी? जो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है देश के अंदर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और मैं भी यही कह रहा हूं कि जो 5.5 सर मैं तो ठीक कह रहा हूं, लेकिन आप भी ठीक कहिए ना, आप भी कहिए कि हम नहीं कर पाए ये चीजें। कैसे? देखिए मैं ये कह रहा हूं, आपने बार बार रोजगार सृजन की बात आती है, मैं कि इस सरकार ने इस बजट में जो 5.5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान किया है, जो 7,700 के करीब नए प्रोजेक्ट्स की चिंता करी है, 11,000 किलोमीटर हाईवेज के निर्माण की बात करी है, मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार की बात करी है, नए एयरपोर्ट्स की बात करी है, तो क्या वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी के बिना हो जाएंगे? क्या उससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनकी अवस्था में सुधार भी होगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं सभी मेहमानों से। निशा चोपड़ा जी, आपको क्या चाहिए था? आपको लगा कि ये रह गया, वाकई में ये होना चाहिए? देखिए महिलाओं के लिए बढ़ाने के लिए ये होना चाहिए, हमारे किचन के लिए ये होना चाहिए था, आप क्या कहेंगे इस पर? सर जो इन्होंने बातें बताई हैं अभी कि लघु उद्योग से जुड़ी हुई बातें कि रोजगार बढ़ेगा, मिडिल क्लास फैमिली जो भी है उनके कई फैमिलीज में रोजगार गया है
तो टैक्स में भी कोई उनको बेनिफिट मिला नहीं। तो जो मिडिल क्लास है वो तो और डाउन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लोगों की सैलरीज भी कई कंपनियों ने सैलरीज भी 30% लेस करी थी। तो ये तो इसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसको तो कवर अप किया जा रहा है। मैं तो यही कहूंगी कि ये मिडिल क्लास फैमिली के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप रसोई के नजरिए से देखें, आपको लगता है कि नहीं, देखिए सब्जियां महंगी हैं, आपको लगता है अभी दालें बहुत महंगी हैं, इनके लिए सोचना चाहिए था। आपको लगता है कि जो गैस सिलेंडर है वो बहुत महंगा, उसमें हमें छूट मिलनी चाहिए थी? बिल्कुल मिलनी चाहिए थी, इन्होंने तो कहीं कुछ नहीं रहा। अच्छा, ये बोल रहे हैं कोविड टैक्स ना लगा के हमने इनको राहत दी। कोविड टैक्स नहीं लगाया तो स्लैश लगा दिया, फायदा तो हुआ नहीं ना सर। ठीक है, मनीष गुप्ता जी, आपको क्या लगता है कि सर ये बजट अगर थोड़ा इतना होता तो इतना आम आदमी के लिए फायदेमंद होता, या ठीक है? सर मैं तो ये कहूंगा जो पॉलिसी अनाउंस की है वो ठीक है अभी समय के लिए, लेकिन अगर इनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट ट्रैक पे और जल्दी की जाए तो ही आम आदमी उसका फायदा उठा पाएगा। जब तक मेरे एक इंडस्ट्री की इनपुट कॉस्ट कम नहीं हो पाएगी तब तक वो अपनी आउटपुट कॉस्ट को कम नहीं कर पाएगा। उसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो उन्होंने पॉलिसी अनाउंस की है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही फास्ट तरीके से और इफेक्टिव तरीके से जल्दी की जाए, तभी अल्टीमेटली जो लास्ट में एंड कंज्यूमर है उसको बेनिफिट मिल पाएगा उसका। सर अगर हम सीआईआई के नजरिए से देखें, सीआईआई भी यही चाहती है कि अल्टीमेटली इंडस्ट्री जब तक नहीं बढ़ पाएगी तब तक आम आदमी को फायदा नहीं मिल पाएगा। जब तक देश की पैदावार नहीं बढ़ेगी, आत्मनिर्भर बनने की पॉलिसीज अच्छी बात हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी स्ट्रांग हो कि अल्टीमेटली सारा कुछ इंडिया में बनना चाहिए और यहां से हम एक्सपोर्ट कर सके उन चीजों को जो हम थोड़े कार्यसर हो रहे हैं। उसी पे जितना इफेक्टिवनेस आ पाएगी तभी देश आगे बढ़ पाएगा। और लेकिन सर जब छोटे-छोटे उद्योग धंधे लगेंगे, मनीष जी, जिस तरह रोजगार की बात आती है, जब छोटे-छोटे धंधे लगेंगे या स्किल डेवलपमेंट की बात होगी तो उससे तो कहीं ना कहीं रोजगार पैदा होगा ना। फिर बिल्कुल, मेरी यही तो शुरू से सोच रही है कि छोटे उद्योग जितने बढ़ेंगे उतने ही हमारा बेरोजगारी कम हो पाएगी और हमारी जो इनपुट इनकम होगी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब मेरी इनपुट इनकम ज्यादा होगी मैं आगे खर्चा भी ज्यादा कर पाऊंगा और देश को आउटपुट वहीं से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है संजीव जी, यही तो चाह रही है ना सरकार कि आत्मनिर्भर हम बने, छोटे छोटे उद्योग धंधे लगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। जब आत्मनिर्भर होंगे, जब चीजें यहां बनेंगी तो रोजगार भी मिलेगा और भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी बेहतर सुधार होगा। क्या कांग्रेस नहीं चाहती क्या ऐसा? नहीं, मैं आपको बताऊं, ये थोड़े दिन बाद जब ये चीजें ये पूरा नहीं कर पाएंगे तो ये कहेंगे ये तो जुमले थे, ये तो कहने की बातें थी, ये सारी कोई पूरी थोड़ी होती हैं। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। इनकी घोषणाएं, जैसे इनका चिर परिचित अंदाज है कि घोषणाएं रह जाती हैं, कुछ नहीं होता। उम्मीद पे जहां कायम है, आप वैसे हाँ भरवाएं तो दूसरी बात है, लेकिन मुझे और मेरी पार्टी को इस बजट से निराशा ही हुई है। आम आदमी को बहुत ज्यादा बोझ पड़ने वाला है, कुछ नहीं। यही तो चाह रहे ना संजीव भारद्वाज जी, वो कह रहे हैं कि हमने आम आदमी पर बोझ नहीं डाला। आप बताइए ना कैसे बोझ बढ़ेगा, यही तो जानना चाह रहे हैं ना आप देखते जाएं कि कैसे बोझ पड़ेगा। जब ये अर्थव्यवस्था को काबू नहीं कर पाते तो ये एक्साइज ड्यूटी, इन ड्यूटीज को बढ़ा के, हर चीज के रेट बढ़ा के और ये उसको घाटे को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने ही 6-8 महीने के अंदर ही मैं भी हूँगा, आप भी होंगे और ये मेरे साथी प्रवक्ता भी होंगे। इन चीज़ों को कहेंगे हम कोशिश कर रहे हैं और बाकी ये तो जुमले हैं, ये तो कहने वाली बातें हैं, ये स्वयं कहेंगे। मेरे और आपके कहने से क्या बनता है? आप देखें, आम आदमी भी देख रहा है। मुझसे नहीं, मेरी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अभी आपको कहा है कि बहुत निराशाजनक बजट रहा है ये, और ये रहने वाला भी निराशाजनक है और थोड़े दिनों में ये बात सामने भी आम आदमी के आ जाएगी। संजीव जी, महंगाई कंट्रोल में है या नहीं, आप मानेंगे?
हैं जी, सॉरी, महंगाई कंट्रोल में है या नहीं? आपको लगता है महंगाई कंट्रोल में है? सर आप बताइए ना आपको सर, लगता तो है मेरी छोड़िए, हाँ। आपको लगता है कि महंगाई कंट्रोल में? सर, आप जनता को तो आप कितना भी देते रहिए, हम तो खुश होते रहेंगे ना सर। की बात बताएं। मैं तो विपक्ष के नजरिए से जानना चाह रहा था ना। नहीं, मैंने क्यों खुश होना है? कांग्रेस का हमेशा कल्चर रहा है, आम आदमी की परेशानी को देख के वो सारे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो परेशान हो जाते हैं। ये खुश होने वाली बात नहीं है कि देश का आम आदमी दुखी है तो कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता खुश होगा। ये बात बिल्कुल असत्य है और आप भी देखेंगे, हम भी, आप ही बताएं, मेरी छोड़े, आप ही बताएं किसी चीज की कोई महंगाई, किसी चीज के कोई रेट कम हुए हैं? आप बताएं, यही तो बताइए ना सर। आम जनता को आपने अगर बढ़ती महंगाई या महंगाई की बात हो रही है तो क्या राहत दी आपने? चलिए कि आम आदमी की जेब को आपने, ठीक है, आपने कहा कि हमने कोई बोझ नहीं डाला, तो महंगाई से कौन सी राहत दे दी कि ये चीज सस्ती हो जाएगी? देखिए पेट्रोल डीजल आप भी देख लीजिए कि आसमान किस तरह दाम जो है आसमान छू रहे हैं और उस पर भी अब सेस वेस लगाया जा रहा है। सेस लगेगा, हालांकि कह रहे हैं कि वो आम लोगों की बजट पर कोई फायदा नुकसान नहीं होगा उससे, लेकिन जब सर जो पेट्रोल कंपनियां हैं वो भी तो रेट बढ़ाएंगी ना फिर ऐसे तो। देखिए जहां तक तेल की कीमतों की बात है, आप भी जानते हैं कि वो तेल बाजार के से तय होती हैं और तेल कंपनियां उसको तय करती है, सरकार का उसमें कोई रोल ज्यादा नहीं है। और जहां तक बार बार बात आ रही है, मैं तो बात कह रहा हूं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, एक ऐसा काल था जो इतिहास में कभी बहुत कम बार देखने को मिलता है। शायद हमें अपने जीवन काल में दोबारा कभी ऐसा कभी देखने को ना मिले। तो मैं कह रहा हूँ कि जब कोरोना शुरू हुआ तो हमारी क्या चिंता थी? हमारी चिंता थी कि भाई जान है तो जान है। आप देखिए इस सरकार ने पहले तो उसकी चिंता करी। दुनिया में सबसे कम हमारा डेथ रेट है, दुनिया में सबसे कम हमारे आबादी के दृष्टि से देखें तो सबसे कम कोरोना के केसेज हैं, क्योंकि प्रभावी लॉकडाउन सरकार ने समय पर लगाया। सरकार ने हमारी पहले जान की चिंता करी, फिर सर अब लगा के भाई ठीक है जान सुरक्षित हो गई तो अब जहान की भी चिंता कर रहे हैं। तो आज हम कह रहे हैं, पहले हमने कहा था जान है तो जहान है, आज हम कह रहे हैं जान भी और जहान भी, दोनों चीजें मिलेंगी। इस बजट में जान की भी चिंता की गई है, हेल्थ केयर पर भी पूरा ध्यान दिया गया है और जहान की भी चिंता की गई है। भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, भारत कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बने। आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, आज हम दुनिया की फार्मा फैक्ट्री हैं। मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये सब विकास नहीं दर्शाता तो और क्या दर्शाता है? चलिए सर, उम्मीद करें कि इससे इस बजट से आत्मनिर्भर भारत बने। हम तो ये जान लीजिए, चलिए आपने हमें कुछ फायदा नहीं दिया आम जनता को, कम से कम आम जनता पर कोई नया बोझ भी नहीं डाला। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सब अपने अपने तरीके से इस बजट को देख रहे हैं, लेकिन आपको कुछ मिला भी नहीं होगा तो आप पर कुछ बोझ डाला भी नहीं है सरकार की तरफ से। लेकिन देखिए धीरे धीरे जब बजट को आप और पढ़ते रहेंगे तो और कुछ चीजें भी आपको साफ समझ में आएंगी। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर हो रहे हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।